नमस्कार. देशदूत गप्पांमध्ये आज आपल्याकडे अनोखे व्यक्तिमत्व आलेले आहे. खरं जे सर्व खवय्ये लोक आहेत किंवा ज्यांना स्वाद टेस्ट याची आवड आहे, ह्या सर्व लोकांना ते माहिती असेल, त्यांनी टी व्हीवर पाहिलं असेल, यूट्यूबवर पाहिलं असेल किंवा एखाद्या कार्यक्रमात तरी भेटलेले असेल. अशा व्यक्तिमत्वाची मी आधी ओळख करून देतो. हे आहेत हरपालजी. नमस्कार. चला तर आपण हरपालजींकडून जाणून घेऊया त्यांचा जीवन प्रवास आणि त्यांच्या करिअर या संदर्भात. मी हरपालजी, आपको जाना था एयरफोर्स, बनना था इंजीनियर, जी बन गए शेफ. बिल्कुल. ये तो मतलब बहुत पहले की कहानी है कि जो मेरा शहर है खड़गपुर, वो एक्चुअली एयरफोर्स के लिए जाना जाता है, आईआईटी के लिए जाना जाता है और रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है. तो हमारे को खड़गपुर में सिर्फ 3 कैरियर ऑप्शन समझ में आते थे पहले के ज़माने में. तो आप अगर एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, पहले से जानकारी है आपकी, तो मतलब आप ज्वाइन कर सकते थे. मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं जागरूक हुआ काफ़ी लेट, इसलिए नहीं कर पाया. तो आईआईटी की प्रिपरेशन पहले साल अटेम्प्ट किया, नहीं हुई, तो दूसरे साल की तैयारी हमने शुरू कर दी थी. लेकिन उसी दौरान मेरे भाई साहब ने कहा कि हरपाल, ये हॉस्पिटैलिटी का कोर्स अभी उभर के आ रहा है, आप एक काम करो, आप एक बार ट्राई करो इसको. तो मैंने फिर एग्ज़ाम दिया होटल मैनेजमेंट का और मुझे चांस मिल गया ज्वाइन करने का. तो बस बाई फ्लूक हम लोग चले गए वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हमारे ख़ानदान में किसी को होटल नाम की चीज़ जो है उसकी जानकारी नहीं थी. तो मतलब एक तरीके से रिस्क लेने वाली बात थी. तो भाई साहब ने कहा कि 3 महीने देख लेना, अगर नहीं पसंद आया तो वापस आ जाना. तो आप ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हो और फिर तैयारी आईआईटी की शुरू रखना, काम ख़त्म. तो उस सिलसिले में हम चले गए होटल स्कूल ज्वाइन करने, और वहाँ जाके अचानक ये हो गया कि 3 महीने का जो पीरियड था उसमें समहाउ मुझे अच्छा लगने लगा कि जो मैं कर रहा था, मुझे लगा कि नहीं, ये कोर्स अच्छा है, इसको परस्यू करते हैं. तो फिर मैंने भाई साहब को बोला कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि इसको परस्यू करूँ. देखी जाएगी आगे क्या होता, लेकिन इसको परस्यू करते हैं. फिर एक बार जब डिसाइड कर लिया तो उसके बाद फिर हमने मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा. फिर सारा जो फोकस था हमने बिल्कुल उसमें रखा और फिर ध्यान सारा उसी में दिया. फिर जो भी चीज़ें लगती थी, ज़रूरत थी उसके लिए, वो पूरा हासिल करते गए. चाहे वो ज़्यादा काम करना होता था, हार्ड वर्क होती थी, या जो भी था, या किताबें खरीद के जानकारी लेने की बात होती थी. तो ये सारी चीज़ें हम करते थे. तो इस तरह से फिर होटल स्कूल में चले गए. पर बचपन से भी आप शायद माँ के साथ थोड़ा बहुत खाना खजाना करते थे. हाँ, मतलब वो ऐसा था कि मम्मी की मदद करते रहते थे. सुबह उठ के कभी उनके लिए चूल्हा जला देना, या शाम होती थी तो उनके साथ किचन में बैठ के कुछ ना कुछ करते रहना, वो एक करते रहते थे. तो घर पे वैसे पिताजी भी ऐसे था कि संडे जो है वो काफ़ी बढ़िया मटन करी बनाया करते थे. तो संडे वो बनाया करते थे. तो अचार जो था, मतलब सालाना जो अचार बनता था घर का, तो वो बनाया करते थे. तो उस समय मैं उनकी मदद करता था, आम काटने की, आम सुखाने की, ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए करता था. तो ये कहीं ना कहीं वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत फैमिली का असर था, वो पूरा हो गया. हाँ. जब 2013 में आपने खाना खजाना जी शो चालू किया, जी जी. तो उसका एक्सपीरियंस, लोगों से फीडबैक कैसे आने लगा पहली बार जब आपने? हाँ, तो 1993 में था ये. 1993 में खाना खजाना जब चालू किया था तो बड़ा मतलब रिस्पांस बड़ा अच्छा था. लेकिन लोग भी उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, सोशली भी उतनी जानकारी नहीं थी. तो हमें यही लगता था कि नहीं, अभी होटल इंडस्ट्री में ही काम करते हैं सीरियसली. तो थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद टेलीविज़न को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था उस टाइम पे. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मीडिया का एक्सपोजर खुलने लगा, मीडिया बड़ा होने लगा हिंदुस्तान में, तो फिर हमें लगा कि नहीं, चलिए अब जब सीरियस काम होने वाला है तो इसको और परस्यू करते हैं. फिर अपने लेवल पे हमने कुछ टेलीविज़न शोज़ केबल नेटवर्क में किए, कुछ अलग अलग जगह पे किए. फिर जब 2010 में सीरियस टेलीविज़न
करने का मौका मिला, तब हमने शुरू किया फिर सीरियस टेलीविज़न। तो कॉमन लोगों तक पहुंचने का पहला प्रयास था आपका? हाँ, मतलब एक तरीके से आप देखिए कि आप होटल में काम करते हो तो आप खाली वो गिने चुने लोगों को ही जान पाते हैं कि जो डिनर करने आते हैं, और वो भी सबसे नहीं मिलते आप। कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ से नहीं मिलते हैं वाली कहानी है। तो आपकी जानकारी या लोग उतने ही लोग आपको जानने लगते हैं। बट टेलीविज़न एक माध्यम है जिससे पूरा देश आपको कहीं ना कहीं से जानने लगता है, पहचान बनती है। एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग टूल पकड़ी है आपने। आपकी और एक खाने में सोच ऐसी है कि सकारात्मक सोच के अगर साथ खाना बनाए जी। या म्यूजिक वगैरह के साथ खाना बनाए हम्म। तो उसका स्वाद और ही कुछ बढ़ जाता है, अलग आता है। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये तो बात देखिए, खाना बनाना जो है ना वो काफ़ी हद तक न्यूरोलॉजी के साथ काफ़ी काम करता है। देखिए, आपका माइंड कितना फ्रेश है, कितना पीसफुल है, कितना खुश है और कितना पैशनेट है, इन सारी चीज़ों को जो देखते हैं तो आपके खाने में वो रिफ़्लेक्ट होती है चीज़ें। और मुझे लगता है कि एक खुश इंसान बहुत बढ़िया खाना बनाता है और वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो मैं टेलीविज़न में भी करता हूँ, तो ये मैंने मतलब देखा कि जब तक आप खुश होकर खाना नहीं बनाओगे किचन में भी या कहीं पे भी, तो आपका खाने बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो वो टेलीविज़न में मैंने, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में मैं पहला वो इंसान हूँ जिसने ये काम शुरू किया। इसमें थोड़ा आयुर्वेद भी आप मिक्स करते हो? जी जी जी, वो तो देखिए वो हमारी देश की परंपरा है और हमारी देश की रुचि। ऑनेस्टली इसको उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन ये दौर जो हम गुज़र रहे हैं अभी, हम लोग वापस इस दौर में इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि प्राचीन काल की चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस दौर में। और ये दौर जो है मतलब काम आ रहा है ये प्राचीन काल की चीज़ें, और मैं भी उन्हीं चीज़ों को पहले से कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। क्योंकि जो पुराने उस्तादों के साथ हम सीखते थे तो हमको उतने आंसर्स नहीं मिलते थे, जवाब नहीं मिलते थे करेक्टली कि उस्ताद जी ये क्यों कर रहे हो आप, इस चीज़ में जीरा ही क्यों डाल रहे हो, इस चीज़ में अदरक ही क्यों डाल रहे हो। तो ये उनके पास जवाब नहीं होता था। जी ठीक है, हमने अपने उस्ताद से सीखा इसलिए आप भी हम। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी एक्साइट करती थी कि नहीं, ये जवाब नहीं है, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो वो चीज़ें मैं जब देखता था, समझने की कोशिश करता था, और जब जवाब नहीं मिलते थे तो फिर मैं किताबें ढूंढता था, फिर लोगों से मिलता था तब, और पुराने लोगों से मिलता था तब वो लोग समझाते थे कि बेटे ये इसके लिए ऐसा होता है। तो ये जो दादी माँ के नुस्खे जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट, वो बड़े काम के हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है कि उनका वैल्यू बहुत है हमारे देश में, और उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि पूरे वर्ल्ड को पता चले कि ये क्या है ये चीज़। जब आप कोई भी नया इनोवेशन करते हो जी इसमें, जी। तो उसमें न्यूट्रिशन के साथ टेस्ट को कितना महत्व देते हो, टेस्ट के साथ न्यूट्रिशन को? देखिए, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों को बहुत महत्व है। मतलब अगर न्यूट्रिशन है और टेस्ट नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा आपको। और सिर्फ न्यूट्रिशन है तो मतलब आप फॉर दी ज़बरदस्ती खा लेंगे लेकिन आपका मन नहीं कुछ। लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक खुश मन अगर खुशी से खाए तो सारी चीज़ें लगती है आपके शरीर में। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप न्यूट्रिशन और टेस्ट दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत है। पंजाबी तड़का, जी। क्या उस बारे में बताइए ना, क्या है? तो बहुत साल पहले जब जैसे ये टेलीविज़न शो हुआ मेरा टर्बन तड़का, तो उसके बाद मुझे लोगों के ऑफ़र आने लग गए कि आप हमारे साथ रेस्टोरेंट्स करो, हम पैसा लगाते हैं, आप आइडिया दीजिए, हम करते हैं काम। तो ऐसे ही मैंने पार्टनरशिप में बहुत सारे रेस्टोरेंट चेन बनाए और फिर मैं अपना शेयर लेके एग्ज़िट कर गया। जब एक ग्रोथ लेवल आया तो मैंने सोचा अब यहाँ से निकलते हैं, नया कुछ करेंगे। तो पंजाबी तड़का जो है एक फ़न लविंग रेस्टोरेंट था जो हमने कैलकाटा में खोला। तो साल भर के अंदर हमने 5 रेस्टोरेंट खोल दिए थे और फ्रेंचाइज़ मॉडल में, और कुछ हमारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने 2 रेस्टोरेंट बनाए और हमने 5 खोले रेस्टोरेंट। उसके बाद मैं एग्ज़िट कर गया क्योंकि मुझे कैलकाटा बॉम्बे काफ़ी दिक्कत होती थी। ये 10-15 साल 10-12 साल पहले की बात है।
तो फिर मैं अपने शेयर मैंने बेचे और एग्ज़िट कर गया। ऐसे ही मैंने और भी रेस्टोरेंट खोले, धड़ूम जैसे एक फ्रेंच फ्राइज़ का कॉन्सेप्ट था, वो खुला मैंने। वो भी हमने करीब 2.5 साल में लगभग 36 रेस्टोरेंट बनाए और फिर मैं एग्ज़िट कर गया वहाँ से अपने शेयर बेच के। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाते रहते हैं। अभी जैसे जालंधर में हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, डी न्यूवो के नाम से क्लब लॉन्ज है, बीबी चिक इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से, ऐसे कैफ़े भी है एक वहाँ पे। तो अब हम वो कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ इन्वेस्टर से। तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट बना के देना, नई नई चीज़ें बताना, वहाँ के लोगों के हिसाब से मैं मेन्यू तैयार करता हूँ और चीज़ें बनाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अब बेसिकली बंगाल से हूँ, जी। तो आपके डिश में बंगाल का कितना प्रभाव रहता है, बंगाल के खाने का? एक्चुअली बंगालीज़ भी बहुत पैशनेट है खाने को लेके। उनका खाना जो है ना बड़ा सिंपल होता है और बेसिक होता है, लेकिन बड़ा हेल्दी भी होता है एट द सेम टाइम। तो ये चीज़ मैंने देखी है उनके खाने में। कुछ कुछ चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बंगाल में जो लोकल ट्रेन्स और अच्छी ट्रेन चलती है, वहाँ पे एक डिश है रेलवे कटलेट और रेलवे कट आलू चाप। तो ये मैंने वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया और पिछले 6 साल से मैं अपना एक फ्रोज़न फूड ब्रांड करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। वो रेलवे कटलेट मैं फ्रोज़न वहाँ पे सप्लाई करता हूँ इंडिया से। वो सबसे ज़्यादा चलती है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा प्रभाव है। बंगाली लोग खाना बहुत ही मज़ेदार खाते हैं, क्योंकि उनके लिए मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें बहुत मायने रखती है। एक फुटबॉल, दूसरा खाना, चर्चे इनके ऊपर ही होते हैं, और तीसरी पॉलिटिक्स। बस ये 3 चीज़ों पे उनके चर्चे दिन भर में होते हैं और निकल जाते हैं। महाराष्ट्र की कौन सी डिश पसंद है फिर भाई आपको? महाराष्ट्र तो मतलब पशुए, वड़ा पाव, मिसल, ये दोनों तो बहुत ही फेमस है, और नासिक जैसे शहर में भी मिसल बहुत फेमस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम कुछ उन पे हम कॉन्सेप्ट्स पे तैयारी कर रहे हैं। तो नया कॉन्सेप्ट्स की तैयारी हमारी हो रही है उसको। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप सोचते हो, जी। तो अपना इंडियन फूड क्या अलग है, इसमें क्या? बहुत अलग है। मैं आपको बताऊं, पहले तो इतनी वैरायटी जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। पूरे वर्ल्ड में ये वैरायटी कहीं नहीं मिलती। दूसरी बात ये है कि जो इंडियन फूड का महत्व है, जिसका कितना इम्पोर्टेंस है, हम एक बिल्कुल कंप्लीट मील खाते हैं। देखिए थाली हमारी पूरी कंप्लीट मील है, तो उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, सैलड, कच्ची सब्जियां होती है, अचार होता है, मीठा होता है, दही होता है, दाल होती है। तो ये जो थाली मिलती है, ये पूरी एक समझिए कि पियानो है, म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा है। तो आपको इसमें सारे न्यूट्रिशन के एलिमेंट्स मिलते हैं, और इसका इम्पोर्टेंस जो है वर्ल्ड अभी समझ रही है। दुनिया अभी समझ रही है कि जो हिंदुस्तान में लोग खाना खाते हैं, वो बहुत बेहतरीन खाना खाते हैं और बहुत ही पौष्टिक खाना खाते हैं। तो वो अभी अपना रहे हैं धीरे धीरे। हमने तो हिंदुस्तानी खाना बाहर विलायत में देशों में लोगों को यही मालूम था कि इंडियन खाना मतलब बटर चिकन नान, लेकिन अब वो उससे ज़्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे शेफ़्स जो हैं उनको बता भी रहे हैं कि भाई इंडियन खाना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना बढ़िया है। आपको खुद को कौन सी डिश ज़्यादा पसंद लगती है? ये तो मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है इसका जवाब देना। कोई एक डिश ऐसे है नहीं कि ये पसंद है, बट ये ज़रूर है कि जब बहुत दिन बाहर घूम के आते हैं तो फिर घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर दाल चावल सब्ज़ी चटनी हो जाए टमाटर की, कभी राजमा अच्छा लगता है, बैगन भरता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं। घर का खाना बेसिकली बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा उससे भी डिफिकल्ट सवाल है कि आपको बताइए। अब मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, मैडम के हाथ का खाना अच्छा लगता देखिए, जब बचपन में थे तो जाहिर सी बात है मम्मी के हाथ के खाने की यादें जुड़ी रहती थी। आज भी उनके हाथ के खाने जो है वो यादें जुड़ी रहती है। मम्मी खाना नहीं बनाती। तो अभी 25 साल हो गए मेरे शादी को, तो जाहिर सी बात है कि 25 साल में खाना जो है किचन मेरी वाइफ ही ज़्यादा संभालती है। तो उनके हाथ के भी कुछ जायके हैं जो बहुत पसंद आते हैं मुझे। जैसे उनके हाथ का राजमा, चने, उनके हाथ के भरता, उनके हाथ का कढ़ी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पसंद आती हैं मुझे। है? आप भी कभी खिलाते हो उनको? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब कभी बेटियों की डिमांड होती है तो मैं खाना बनाता हूँ, और ज़्यादातर मैं फेल ही हो जाता हूँ।
मैंने दुनिया में पास हो रहे हो, घर पे फेल हो रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you, sir. आपने अपना समय दिया। थैंक यू सर।